Good afternoon to all. Aradhya, Ayush Kashyap, Tejas Raj. Good afternoon. Now, before moving ahead, three question. First question है, आपको थोड़ा ढक दिया क्योंकि वो लिखा हुआ था। क्वेश्चन है, इस इमेज को देखो और बताओ इसका नाम। दिस वन, ये जो बिल्डिंग यहां दिख रहा है, यस वेरी गुड, ये जो बिल्डिंग यहां दिख रहा है, यह एक फोर्ट रहा, किला रहा फ्रांस में। You have to name it. Already a response is there from Ayush Kashyap, and it's the right answer. This is Bastille Fort. Now, ऑफलाइन क्लास में हम लोग स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल, फ्रांस की सोसाइटी, स्पाइडर एंड द फ्लाई, जो ये फोटोग्राफ है स्क्रीन पर आपके, इन सभी पेजेस को हम लोग अब तक समझ चुके हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, how a subsistence crisis happens, the outbreak of the revolution. ये वे टॉपिक हैं जो अब तक हम लोगों ने समझने का काम किया है। अब देखो, आपके सामने स्क्रीन पर फ्रांस का मैप है। ये दिस इज मैप ऑफ फ्रांस, मैप ऑफ फ्रांस। फ्रांस के एक साइड स्पेन है, मेडिटेरियन है, स्विट्जरलैंड है, एक तरफ नीदरलैंड है। फ्रांस के मैप में बच्चों इस चैप्टर से मैप वर्क आता रहा है, और जो फ्रांस का मैप वर्क है उसमें महत्वपूर्ण है, देखो मार्सिल, ये यहाँ पर है मार्सिल, मार्सिल, फिर बॉर्डेक्स, नांटिस, ये कुछ महत्वपूर्ण एरिया हैं। फिर ब्रेस्ट, तो देखो जो ग्रीन वाला एरिया है लिखा हुआ है रीजन नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेट फियर, और जो ये हल्का गुलाबी टाइप का है एरिया ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट 1789, और ये जो आपको एरो एरो बनाया हुआ है एरो टाइप का, ये है द स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर, मतलब स्प्रेड
ग्रेट फियर का स्प्रेड जिन एरियाज में हुआ था। महत्व और कोई पार्टिकुलर प्लेस की अगर बात करें तो मार्सिल इंपॉर्टेंट है। यहाँ के लोगों ने फ्रांस की क्रांति के समय एक गीत गाया जो आज के डेट में फ्रांस का नेशनल एंथम है, मार्सिलिस। बॉर्डेक्स और नांटेस ये पोर्ट सिटी है और यहाँ से स्लेव ट्रेड होता था। दीज टू पोर्ट्स आर फेमस फॉर स्लेव ट्रेड। दास व्यापार होता था। तो इस पेज तक हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। अब आगे की पढ़ाई। नाउ सी, द पॉइंट इज 2.1 France becomes a constitutional monarchy. Point 2.1 France becomes a constitutional monarchy. वेरी फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस है इस टॉपिक का, अंडरलाइन कीजिए। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा बनता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हिस्सा बनेगा यह सेंटेंस, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से रहता है। सेंटेंस इज द नेशनल असेंबली completed the draft of the constitution in 1791. The National Assembly. ये नेशनल असेंबली कौन? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कोर्सेस है उसमें हम लोगों ने देखा कि थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे अलग हो गए। जो राजा ने मीटिंग बुलाई थी इंडोर टेनिस कोर्ट स्टेडियम में, वे जाकर के बैठे, उन्होंने तय किया कि हम लोग यहां से एक संविधान का निर्माण कर कर जाएंगे। इस बीच बाहर पेरिस में और फ्रांस के दूसरे हिस्सों में लोग राजतंत्र से टकरा रहे थे, सशस्त्र आंदोलन चल रहा था। वैसे में राजा यह बाध्य होता है टू एक्सेप्ट दैट द थर्ड स्टेट दे आर द नेशनल असेंबली। तो वही नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट 1791 में तैयार कर लिया। 1791 में इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यह, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा है लेकिन राजा से ऊपर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। राजा का जो रोल है वह लिमिट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने। कहने के लिए राजा को छोड़ दिया गया कि राजा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शासन की वैसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन को वास्तविक रूप से चलाना वह एक चुनी हुई संस्था करती है, चुनी हुई, जनता के द्वारा चुनी गई। कहने के लिए टॉप पर राजा या रानी होते हैं, उनके अधिकार बहुत सीमित होते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति चुने हुए हैं, लेकिन आप देखते होंगे उनकी शक्तियां काफी सीमित है। तो उसी तरह से मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राजा कहने के लिए उस राज्य का, उस देश का सर्वे सर्वा होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है देश को चलाने के लिए वह लोगों के हाथ में होती है।
चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से। 1791 में जो संविधान तैयार हुआ उसका एक मुख्य ऑब्जेक्टिव था कि राजा के पावर को लिमिट कर दिया जाए। These power, instead of being concentrated in the hand of one person, were now separated and assigned to different institutions. लोकतंत्र में क्या होता है, अनेक संस्थाएं होती हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मेनी मोर। ये तो प्रमुख हो गए, ठीक है। दीज आर द organs of the government, main organs, but within that and even outside that there are many democratic arrangement. तो मोनार्क जो था फ्रांस का, उसके पावर को लिमिट किया गया। जहां राजा के पास सब भी पावर था उसको सेपरेट किया गया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को दिया गया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और प्रमुख रूप से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। बच्चों, जब भी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात होगी, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट ये तीन ही अक्सर आपको नजर आएंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से पढ़ाई आपको संचार माध्यमों की भी होती है, मीडिया बोला जाता है, एक चतुर्थ स्तंभ है, ठीक है। लेकिन these three organs you will find mainly in all the study, और सरकार चलाने में इनकी अहम भूमिका रहती है, इन तीन ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ और अंगों की पढ़ाई होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जब हायर क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे डिबेट होंगे उसमें, कुछ और बातें भी आएंगी, बट दीज आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट यू विल फाइंड एवरीवेयर। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दिस मेड, इसने फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया। किसने? संविधान ने। किसने? संविधान ने। जो कॉन्स्टिट्यूशन आया 1791 में नेशनल असेंबली के द्वारा, इस संविधान के द्वारा फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फ्रांस में जो व्यवस्था आई उसको एक चार्ट से समझाया गया आपको, चार्ट से, ठीक है। और एक तरह से समझो ये वहां लोकतंत्र की शुरुआत हो रही थी। ये लोकतंत्र की शुरुआत, पूरा का पूरा लोकतंत्र नहीं इसको कहा जा सकता। आपने स्टैंडर्ड 9 में पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 पढ़ा, उस आधार पर आप आर्गुमेंट होगा हमारा कि डेमोक्रेसी का जो व्याख्या है उस पर ये व्यवस्था खरी नहीं उतरती है। पर उसके बावजूद यह तो कहा ही जा सकता कि डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, जहां राजा ही सब कुछ था, राजतंत्र था, वहां राजा के पावर को लिमिट करके दिया गया, लोग चुन करके आ रहे हैं। अब इन चीज चुनने वाली प्रक्रिया की आलोचना हो सकती है, डेमोक्रेसी की जो पढ़ाई हम लोगों ने पढ़ा है स्टैंडर्ड 9 में, ठीक है। लेकिन यहाँ जो व्यवस्था है उसे देखेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रांस के लोग हैं, फ्रांस के लोग संविधान के अनुसार पहले उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। मैक्सिमम लोग पैसिव सिटीजन, मैक्सिमम लोगों को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया गया। तो एक्टिव सिटीजन कौन? तो ध्यान देना, वैसे पुरुष मेल जिनकी उम्र 25 साल उससे ऊपर थी, उनको एक्ट, और वे टैक्स भरते थे, उन्हें बोला गया एक्टिव सिटीजन। और वैसे उस समय करीब 4 मिलियन लोग थे फ्रांस में, 4 मिलियन ऑनली, ठीक है। 28 मिलियन में केवल 4 मिलियन लोग वैसे थे जो एक्टिव सिटीजन के क्राइटेरिया जो थी उसमें वे आए। अब सोचो 28 का 4, ठीक है, इसका मतलब नियर अबाउट
12 to 13%। तो केवल इतना ही लोग थे। अच्छा, 4 मिलियन को अगर हिंदी सिस्टम में देखो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख लोग हुए। ठीक है, 40 lakhs। मिलियन है, ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड देन मिलियन। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो 40 lakhs आउट ऑफ 28 मिलियन, 4 मिलियन आउट ऑफ 28, यानी कि नियर अबाउट देखो तो अगर कैलकुलेशन आप लोग कर लो तो 14% समथिंग, 14% पॉइंट 14 पॉइंट समथिंग, यानी कि 15 भी अगर ले लो तो बस केवल 15% लोग। ठीक है, और इसमें भेदभाव है। अगर आप क्लास 9 का चैप्टर 1 का डेमोक्रेसी ले लो तो आर्गुमेंट दोगे कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था। क्यों? इसमें भेदभाव है। वैसे पुरुष, भेदभाव हो गया, महिलाओं को छोड़ दिया गया बिल्कुल। वैसे पुरुष जो 25 या उसके ऊपर, तो 25 चलो एज तो कहीं ना कहीं लेंगे सब जगह, लेकिन महिला पुरुष में भेदभाव किया, उसमें भी पुरुषों में भी भेदभाव। वैसे पुरुष जिनका उम्र 25 या 25 से ऊपर थे और वे टैक्स देते थे, यानी कि जो गरीब है उनको भी छोड़ दिया गया। जो गरीब थे उनको भी छोड़ दिया गया, वैसे पुरुषों को भी। देखो ये लिखा हुआ जो मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बिल्कुल पैराग्राफ में। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स, मेन। ठीक है, भेदभाव ये एक तरह से ये नॉन डेमोक्रेटिक हुआ। लेकिन अगर तुलना करो जो पहली व्यवस्था थी इससे पहले, तो फ्रांस डेमोक्रेसी की ओर बढ़ रहा था। सराहना होगी, ठीक है, सराहना होगी उस समय को जज करते हुए। Who paid taxes equal to at least 3 days, वैसे पुरुष जो कम से कम एक लेबर का 3 दिन का जो वेतन होता है कम से कम उतना टैक्स देते थे, उनको उनको माना गया एक्टिव सिटीजन, और उनको ही केवल वोट करने का अधिकार दिया गया, राइट टू वोट। अब ये 40 लाख जो लोग थे वे चुनते थे 50,000 लोगों को, जो इलेक्टोर्स कहलाते थे। ठीक है, अब ये 50,000 लोग ये आगे की चुनाव में हिस्सा लेते थे और नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों को चुनते थे। और अगर पावर देखो, पावर, ठीक है, तो पावर आपको कुछ राजा को दिया गया, लेकिन फिर पावर ट्रांसफर कर दिया गया, कंट्रोल मिनिस्टर के पास रहा। तो इस तरह से राजा के पावर को लिमिट किया गया, और इस तरह से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। आगे पैराग्राफ देख लेंगे, पैराग्राफ क्या कह रहा है। पैराग्राफ बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर, 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड, ठीक है, पावर वेस्ट किया, दिया, टू मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को पावर दिया गया कानून बनाने का, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यह जो नेशनल असेंबली था ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड था अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। दैट इज सिटीजन वोटेड टू अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, जो नागरिक थे वे इलेक्टर्स को चुनते थे, हु इन टर्न चूज असेंबली, और ये इलेक्टर्स जो है वे असेंबली के सदस्यों को या फिर कहो असेंबली को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड द राइट टू वोट, ध्यान देने वाली बात क्या है, अनडेमोक्रेटिक, आज की पढ़ाई के अनुसार
नॉन डेमोक्रेटिक बात यह थी कि सबको राइट टू वोट नहीं था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना, याद करना है। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, केवल वैसे पुरुष जो 25 साल से ज्यादा थे और टैक्स देते थे एक मजदूर का 3 दिन के वेतन के बराबर, कम से कम, ज्यादा दिए और अच्छा, लेकिन कम से कम इतना टैक्स दे रहे हैं, तो उनको ही एक्टिव सिटीजन माना जाता था और वे इंटाइटल होते थे वोट के लिए। ठीक है, उन्हें ही अधिकार होता था वोट देने का, बाकी लोगों को नहीं। महिला को तो बिल्कुल छांट दिया, महिलाओं को, और पुरुषों में भी। ठीक है, बहुत से लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया कि आप एक्टिव सिटीजन नहीं हो। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन आर वेर क्लास्ड एज ए पैसिव सिटीजन। जो महिलाएं थी और जो पुरुष बच गए, वे सबको पैसिव सिटीजन का दर्जा दिया गया कि आप लोग पैसिव सिटीजन हो। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. ध्यान दीजिएगा, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, मतलब 40 मिलियन ऐसे लोग थे जो एक्टिव सिटीजन थे, टैक्स देते थे। लेकिन इसमें भी, ठीक है, इलेक्टर बनने के लिए, यानी कि 50,000 का जो अगला ग्रुप है, उसमें वही आते थे जो जितना ज्यादा टैक्स देते थे। वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। ये केवल 3 दिन वाला नहीं, 3 दिन का वेतन वाला जो है वो गया कहाँ, एक्टिव में। तो ध्यान देना, ये जो बातें यहाँ बताई गई हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 11। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन, कॉन्स्टिट्यूशन 1791 कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन with a declaration of the rights of man and citizen। जो संविधान था उसकी शुरुआत हुई डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ठीक है, देखो, मैन, राइट्स ऑफ मैन, ठीक है, पुरुष और नागरिकों के राइट्स, राइट्स सच एज राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights। संविधान के अनुसार, वह जो संविधान था फ्रांस का, उसमें राइट्स दिए गए नागरिकों को। उसमें कुछ ऐसे राइट्स थे, आपको ले, ठीक है, आप उसको रिलेट कर पाओगे जो आज आप इंडिया में उन राइट्स को आप देखते हो, फंडामेंटल राइट्स या फिर दूसरे राइट्स से आप देखो तो उसको ये कर पाओगे, ठीक है, रिलेट कर पाओगे, कह रहे ये यहाँ भी है। ठीक है, अब कौन कौन से राइट, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको, इन जो ये जो अधिकार थे, इसको नेचुरल अधिकार बताया गया, एकदम प्राकृतिक है, इसको मनुष्यों से अलग नहीं किया जा सकता। दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। और बोला गया कि ये वे अधिकार हैं जिसको मनुष्यों से छीना नहीं जा सकता। ठीक है, और ये मनुष्यों को बर्थ से, जन्म से ही उनको ये अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, शब्द पर ध्यान दो। राजनीति शब्दों का बहुत बड़ा खेल होता है, राजनीति या फिर जनरल व्यवहार में भी शब्द बड़ा मायने रखते हैं।
तो ध्यान दीजिएगा, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है, राइट ऑफ सिटीजन केवल रखता है। खैर, तो बहुत सारे अधिकार दिए गए, जैसे राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेचुरल बर्थ माना गया। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, उसमें बोला गया कि यह स्टेट, राज्य की ड्यूटी है कि नागरिकों के इन नेचुरल राइट्स का वह बचाव करे, संरक्षण करे, प्रोटेक्ट करे, कि नागरिकों के ये जो राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स, वो उनको मिले। कुछ बातें देखो सोर्स में है, उन बातों को हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ठीक है। अब जब अगले पेज पर जाओगे तो देखो सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल हैं, और जो सिंबल होते हैं वो तो एक होता है कि वो जो दिख रहा है, और एक उसका अर्थ भी होता है, ठीक है, दिखने के आधार पर भी अर्थ होता है। अब जैसे बहुत बार तुम सुने होगे, सपना में भी लोग सपनों की भी व्याख्या करते हैं कि सपना में ऐसा देखा, अच्छा अच्छा तो ऐसा होगा, इधर छिपकली गिर गया, अच्छा ऐसा होगा। तो यहाँ कुछ सिंबल हैं और उनके अर्थों को बताया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल, पॉलिटिकल सिंबल को रीड करना, पढ़ना। अब पढ़ना क्यों? समझने के लिए। A majority of man and women in 18th century could not read and write, ठीक है। 18th सेंचुरी में अधिकतर महिला पुरुष हर एक जगह लगभग लिटरेसी रेट बहुत कम थी। So images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. अनपढ़ थे, पढ़ नहीं सकते थे क्या लिखा हुआ है, ए बी, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा मिला, ठीक है। लिटरेसी रेट कम थी, ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, लिटरेसी रेट कम थी। तो वैसे लोग भी समझ जाएं तो सिंबल का बहुत यूज होता था, सिंबल का, और सिंबल देख करके आदमी समझता था कि अच्छा। द पेंटिंग यूजेस मेनी सच सिंबल टू कन्वे द कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट। लेट अस ट्राई टू रीड दीज सिंबल्स। तो सिंबल्स का यूज होता था, चलो कुछ सिंबल्स को देखते हैं। जैसे द ब्रोकन चेन, देख रहे हो चैन टूटा हुआ है, तो चैन टूटा हुआ है, अगर सपना में भी लोग बोलता है, अगर देख रहे हो कि चैन टूट रहा है तो इसका मतलब आप आजाद हो रहे हो। तो यहाँ देखो द ब्रोकन चेन मतलब क्या है, ठीक है, फेटेड स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। जो ब्रोकन चेन है उसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति पहले बंधन में था, अब वह बंधन से आजाद हो रहा है, बंधन से आजाद हो रहा है। अगला जो ड्राइंग है, अगला जो तस्वीर है या ड्राइंग है, पेंटिंग है, वो है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। बंडल, बंडल, ये तो तुम लोग कहानी भी कई बार सुने हो। इसका मतलब क्या है, एक रड दिया जाए, इजली ब्रोकन। आपने कहानी सुना होगा, अनेकों तरीके से, एक बाप था, उसके कई बेटे थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। तो वो कहानी, या फिर किसान, जैसे भी हो, मतलब उसमें यूनिटी, ठीक है, स्ट्रेंथ इन यूनिटी की बात। तो वही बात यहाँ भी है, ठीक है। द बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस, अगर एक एक है, अकेला अकेला है, तोड़ दिया जाएगा, इजिली ब्रोकन। बट नॉट एन एंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये मैसेज यहां दिया गया है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अगला, अगला है, आप देख रहे हो एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में आंख है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज है ट्रायंगल, उसके अंदर रोशनी बिखरती हुई, रोशनी निकल रहा है, देख रहे हो, रेज निकल रहा है, रोशनी। द आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। द ऑल सीइंग आई stands for knowledge, stands for
नॉलेज। आंख, देखता हुआ आंख देख रहा है, बंद नहीं है, खुला हुआ है, ये इस बात का प्रतीक चिन्ह होता है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन will drive away the clouds of ignorance. The rays of the sun. ये जो आप रेज देख रहे हो, क्या चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक चिन्ह है कि इग्नोरेंस जो है वो हट रहा है, इग्नोरेंस खत्म हो रहा है, अज्ञानता खत्म हो रही है और ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो अज्ञानता समाप्त होगी। तो हम लोगों ने 3 देख लिया सिंबल, एक था ब्रोकन चेन, एक था बंडल, और अभी एक हम लोगों ने देखा ट्रायंगल के अंदर आई। अगला है एस्केप्टर। एस्केप्टर, ठीक है, इसका हिंदी होता है राजदंड। तो ये जो देख रहे हो स्टिक टाइप का, तो ये क्या है? ये रॉयल पावर का प्रतीक है। जो रॉयल लोग होते थे अपना हाथ में लेकर के चलते थे। ठीक है, अभी ये देखोगे बहुत सारे विभागों में जो बड़े अफसर्स होते हैं वो ये रड लेके चलते हैं। ठीक है, आप देखोगे बहुत सारे अफसर्स आर्मी में, इवन मिलिट्री, ये पुलिस डिपार्टमेंट में, तो ये, ठीक है, अफसरशाही। और उस समय जो है राजतंत्र था। ठीक है, तो ये जो है ये राजतंत्र का प्रतीक, रॉयल पावर का प्रतीक हुआ करता था ऐसा स्टिक। अब अगला है स्नेक, सांप है। सांप है, अपना ही पूंछ खा रहा है। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, अपना पूंछ खा रहा है और रिंग की तरह बन जा रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ खा रहा है, कोई जोरी नहीं है, मुंह में उसके है। ठीक है, वो स्नैक है, उसके मुंह में उसका पूंछ है। तो ये प्रतीक चिन्ह है सिंबल ऑफ इटर्निटी, सिंबल ऑफ इटर्निटी। ठीक है, इटर्निटी मतलब कोई समाप्ति उसका नहीं है। और रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। जब वह रिंग हो गया तो रिंग, आप रिंग देखते हो, अंगूठी में पहनते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, अंगूठी उंगली में पहनते हैं, तो उसका कहाँ शुरू है कहाँ खत्म? तो अगर कहीं पर कुछ डिजाइन होता है तो पूरा तो होता है ना कि आप इधर से शुरू मानो कि इधर से शुरू मानो। तो ये जो स्नेक है बैटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये उसी चीज का प्रतीक चिन्ह है कि ना खत्म ना शुरू। ठीक है, अगला सिंबल देखते हैं। अगला सिंबल है, ठीक है, रेड फ्राइजियन कैप। अब ये जो टोपी है आपके सामने, यह जो टोपी है, टोपी का नाम क्या है? रेड, रेड लाल है, फ्राइजियन कैप। ठीक है, ये टोपी आपको गुलामी का प्रतीक है, गुलामी। अगर कोई पहन के रखा है, कैप वर्न बाय स्लेव, सॉरी मिस्टेक है, जस्ट अ मिनट, कैप वोर बाय स्लेव। ठीक है, कैप, ठीक है, स्लेव के द्वारा, ठीक है, पहना गया। अपॉन बिकमिंग फ्री, अपॉन बिकमिंग फ्री, दासों द्वारा। ठीक है, ये क्या हो गया? कैप वर्न बाय स्लेव। कोई अगर स्लेव है तो ये टोपी पहनेगा, कब पहनेगा? जब वह आजाद हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अगर कहा जाए तो वैसे गुलाम जो आजाद हो गए, ठीक है, वे इस टोपी को पहनते थे। इस, तो ये एक तरह से प्रतीक चिन्ह था। अच्छा, ये व्यक्ति क्या था? गुलाम था, अभी गुलाम नहीं। अगला देखो, एक महिला के रूप में सामने है। ठीक है, तो इसमें क्या है? मेन है ब्लू व्हाइट रेड। तो ये क्या चीज का प्रतीक है? नेशनल कलर ऑफ फ्लैग, नेशनल कलर ऑफ फ्लैग। तो ये ऐसा क्यों दिया गया ये, ठीक है, ये देखने वाली बात है। खैर, तो ब्लू व्हाइट रेड अगर ये जो है आपको नेशनल कलर फ्रांस का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और ये प्रतीक चिन्ह है नेशनल कलर ऑफ फ्लैग।
आगे देखो एक महिला है, पंख लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो महिला है ये फ्रांस में इसको मूर्त रूप दिया गया, किस चीज को, लॉ को, कानून, ठीक है। तो ये महिला जो है आपको पर्सोनिफिकेशन है लॉ की। आगे देखो द लॉ टेबलेट। अब ये देखो टेबलेट है, आपको लगेगा कुछ कुछ लिखा हुआ है, फोटो फ्रेम की तरह लगेगा, लेकिन ये है क्या, लॉ टेबलेट, ठीक है। इस पर क्या लिखा हुआ है, कानून लिखा हुआ है। जो देख रहे हो ना, कुछ 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 लिखा हुआ है, कुछ कुछ, ये सब कानून लिखे हुए हैं, महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं कानून की। तो ये कहलाया द लॉ टेबलेट। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ सिंबल्स देखे हैं, ठीक है, और उस सिंबल का मीनिंग क्या होता है उसको हम लोगों ने समझा। अब आगे हमारे सामने एक नया पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की। ध्यान दीजिएगा, अब तक हम लोग पढ़े कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि मोनार्की वहां पर है लेकिन राजा का पावर लिमिट। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि एबोलिशिस मोनार्की, मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया फ्रांस वालों ने, कि अब कोई मोनार्की नहीं, और वे रिपब्लिक हो गए। रिपब्लिक जहां है, डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने मिल सकती है, लेकिन रिपब्लिक है तो मोनार्की का कोई जगह नहीं है, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब हो गया कि जो हेड है स्टेट का वह भी चुना हुआ होगा, जनता के द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चुना है, जैसे हमारा देश रिपब्लिक है। इंग्लैंड, वहां डेमोक्रेसी है लेकिन वह रिपब्लिक नहीं है। क्यों? वहां आपको जो टॉपमोस्ट पोजीशन है वो राजा या रानी का होता है, ठीक है, मेनली रानी का होता है। पर बाय द वे कोई ऐसा टाइम पीरियड हो जब कोई रानी नहीं हो विधिवत रूप से, तो ऐसे में जो राजा है उसको स्वीकृति दी जाती है। तो इंग्लैंड एक एग्जाम्पल है, वहां डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नहीं है। हमारे देश में डेमोक्रेसी भी है क्योंकि सरकार जो है वो चुनी हुई है, और रिपब्लिक भी हमारा देश है। क्यों? क्योंकि हमारे जो जो सर्वश्रेष्ठ जो पद है, टॉपमोस्ट पोजीशन है, वो है सॉरी, टॉपमोस्ट पोजीशन जो है हिंदुस्तान में वह है भारत के राष्ट्रपति का। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, टाइम इज गोइंग टू एंड। कल इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू टू बी विथ मी। आराध्या, आयुष कश्यप, रोहित राज, तेजस राज, विजय लक्ष्मी रंजन। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।